Audio Jungle. Audio Jungle. 2022 में आपकी क्या तैयारी है चुनाव के लिए और आप कौन सी सीट से लड़ना चाहेंगे? मैं तो देखो 70 की 70 सीटों पर लड़ूंगा और तैयारी अभी जो है अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उसमें अगर कांग्रेस में एजेंडा है तो किशोर उपाध्याय और मेरे साथियों के पास है। आप अगर दूसरे जिनके अभी सरकार है उनको भी देखिए या और भी राजनीतिक दलों को देखिए तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, और एजेंडा अगर है भी तो उन्होंने मेरा एजेंडा चुराया है। कोई पानी की बात कर रहा है, कोई बिजली की बात कर रहा है। और मुझे खुशी यह है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी किशोर उपाध्याय के एजेंडे पर आ गए हैं। और अगर उस एजेंडे को, जो मेरा वनाधिकार का एजेंडा है, अगर हम हर घर तक पहुंचा सकें तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होगा 2022 का, जिस तरह की स्थिति राज्य में और देश में बन रही है, कोविड-19 की वजह से बन रही है, जिस तरह से बेरोजगारी की स्थिति है, तो उसमें जो हमारे बिंदु हैं उनको अगर लोग समझेंगे तो मुझे लगता है कि दूसरा कोई मैदान में दिखाई नहीं देगा। सर, जैसा कि बिंदु की आप बात करें तो इसमें क्या क्या आपने आगे प्लानिंग की है, किस तरह से आप लोगों को रोजगार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और आगे क्या? नहीं, हमने अभी जो हमारे 9 बिंदु हैं, देखिए हम लोग 72% हमारा ये प्रदेश जो है जंगलों से घिरा हुआ है। पहले भी और जो इस तरह की जो जगह हैं उनको वो सुविधाएं मिली हैं। इसमें हमारे लोगों ने उस पर कोशिश नहीं की, जो हमारे पहले बड़े नेता हुए। अब वो क्योंकि और चीज़ों में व्यस्त है तो हो सकता है न कर पाए। हमारी पहली मांग ये है कि परिवार के, उत्तराखंड के परिवार में एक व्यक्ति को पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हमको केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा जो गैस सिलेंडर है, रसोई गैस है, बिजली और पानी वो निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि आपने जो है वो हमारे जंगलों पर कब्जा कर लिया ना, जिस पर हम जीवित रहते थे। और आपने जब वो हमसे छीने तो उस समय ये नहीं सोचा कि हम लोग अपना जीवन कैसे चलाएंगे। तो अब धीरे धीरे लोग उसको समझ रहे हैं और मुझे ये लगता है कि हम जो है वो अगले 2-3 महीने में या अगला जो फिनंशियल ईयर शुरू होगा तब तक हम लोग जो हैं इन बिंदुओं को हर घर तक पहुंचा देंगे। उसके बाद उसमें और जो है एक संघर्ष की रणनीति जो है, हम अभी मेरा कुमाऊं का दौरा है, कुमाऊं का दौरा करके मेरा पूरा दौरा संपन्न हो जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति के लिए हम लोग बातचीत करेंगे कि सरकारों को किस तरह से जो है उसके लिए मजबूर करना है कि आप जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको फॉरेस्ट घोषित करो। 2006 का जो हमारा वनाधिकार कानून है उसमें कहा गया है कि जो लोग इस तरह से जंगलों के बीच में रहने वाले लोग हैं उनके जो सामुदायिक अधिकार थे, उनके जो व्यक्तिगत अधिकार थे, वो उनको वापस दिए जाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारे जंगल काट दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि उसकी कॉम्पनसेशन हमको दीजिए, उसका क्षतिपूर्ति दीजिए। जैसे हम रसोई मेरी माँ बनाती थी जंगल की लकड़ी से, तो आप दीजिए ना उसकी जगह। हम जंगल थोड़ी काट रहे हैं, आप एक गैस सिलेंडर दीजिए। जैसे हम अपना मकान बनाते थे तो उसके लिए लकड़ी, बजरी, पत्थर, सफ़ेदी जिससे करते थे, लाल मिट्टी जो थी वो निःशुल्क मिलती थी। आपने उस पर कब्जा कर लिया और उसको हमको नहीं दे रहे हो, तो उसकी क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन की हम लोग बात कर रहे हैं और धीरे धीरे ये बात लोगों की समझ में आ रही है। और मुझे ये लगता है कि जो 22 का जो चुनाव है वो मुद्दों पर होगा, वो इस पर नहीं होगा कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये कुमाऊनी है, ये गढ़वाली है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, जिससे जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य हम बना सकें। अब मेरा जल जो है, मेरा पानी, आप देखिए दिल्ली में जो है वहाँ लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है, वो मुफ्त दे रहे हैं और हम पानी के फैक्ट्री के मालिक हैं। और पानी का फैक्ट्री का मालिक जो है, परसों ही नई टिहरी में एक आदमी 3 लाख का बिल लेकर के आ गया कि साहब ये देखो मेरा 3 लाख का बिल आ रखा है। तो मुद्दे हमने मुद्दे चयनित कर रखे हैं और उनको लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम नैरेटिव जो 22 का है उसको बदल देंगे।
सर जैसे कि आपने बात करी जंगलों में लोगों रहने वाले लोगों को सिलेंडर की बात, तो विपक्षी पार्टी ने एक योजना चलाई थी कि घर घर फ्री सिलेंडर हम पहुंचाएंगे। सर कितने % जंगल में रहने वाले लोगों को घर सिलेंडर मैंने कहा फ्री ये थोड़ी पहुंचाया जानकारी उन्होंने, देना चाहिए। वो तो उनकी कोई सरकार ने तो कोई सर वो तो बहुत योजना का उन्होंने बहुत स्वागत किया था कि घर घर फ्री सिलेंडर पहुंचाएंगे, विपक्षी पार्टी ने। उज्ज्वला वाली जो योजना थी वो उन्होंने उसके लिए ये कहा कि साहब हम जो है वो गैस कनेक्शन निःशुल्क देंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे, जो गैस कनेक्शन का पैसा लगता है, लेकिन वो सिलेंडर थोड़ी फ्री दे रहे हैं। आज के दिन ये है कि लोगों ने जो है जो गैस सिलेंडर हैं उस पर उसको जो है 100 पीस बनवाएगा। अगर एक फैमिली को सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है सर, तो वो भी एक उनको एक शुरुआत थी कि हम घर घर सिलेंडर पहुंचा देंगे। नहीं देखिए आप तो सर ये थोड़ा सा मेरा जो सवाल था ये था कि जंगल में रहने वाले लोगों को जिनकी आप बात कर रहे हैं, कितने % लोगों को सिलेंडर जो फ्री में दिया जा रहा है, क्या दिया गया है? उस योजना का लाभ उठाया नहीं विपक्षी पार्टी ने जो कहा। फ्री में वो कनेक्शन दे रहे हैं जो अभी सरकार में, और वो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उज्ज्वला में। लेकिन अब जो उन्होंने गैस सिलेंडर दिए, कनेक्शंस दिए, लोगों के पास उनको भरवाने के लिए पैसा ही नहीं है, तो 100 पीस रह गए हैं ना, तो उसका कोई असर जो है वहाँ पर नहीं तो सर आगे जो आपका प्लान है, जो आपकी योजना है, उन सिलेंडर को लेकर के या किसी भी बिंदु को लेकर के अगर आप करोगे तो इसमें क्या है आपका, थोड़ा सा आप नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो हम उसमें जो है यहाँ के प्रति परिवार एक गैस सिलेंडर 1 महीने में निःशुल्क देंगे, बिजली और पानी का बिल नहीं आएगा। हम परिवार के एक व्यक्ति को, वो हमारा अधिकार है, हमारी जो 72% ज़मीन है उस पर आपने कब्जा कर लिया है, तो परिवार के एक सदस्य को जो है जिसकी की तनख्वाह 15,000 रुपये से कम नहीं होगी, पक्की सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। कोई मकान अपना बनाएगा तो जो लकड़ी बजरी पत्थर जो है वो हमको निःशुल्क मिलता था, उसकी जगह भैया आप सीमेंट दे दीजिए, उसकी जगह आपको चीनी दे दीजिए, कुछ जो है आप लोहा दे दीजिए। तो उस तरह की हम लोग जो हैं हमने पूरी उसकी योजना बना रखी है, और जब समय आएगा तो उसको जो है लोगों के सामने रखेंगे। एक सवाल और था सर, जैसे लॉकडाउन में ये कहा जा रहा था कि कुछ % लोगों के बिल, लाइट और पानी का बिल को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आज के डेट में क्या है कि जिसका अगर बिल 2 महीने का भी रुका हुआ तो उनके घर में नोटिस दिए जा रहे हैं कि लाइट कट जाएगी, 1 दिन में आप पेमेंट कीजिए। तो सर इसमें क्या इस तरह से आप क्या आगे इसमें प्लान करेंगे? वही नहीं है, बिजली पानी के बिल नहीं है, बल्कि जो जिन लोगों ने छोटे छोटे काम करने के लिए बैंकों से लोन भी लिया, वो भी जो है आज परेशान है। अब काम धंधा तो जो है पिछले मार्च से कुछ हो नहीं रहा है, आप ये देखिए कि 9 महीने होने जा रहे हैं, और आप जो है अगर किसी ने बेचारे ने कोई हमारा व्यवसायी है या कोई स्किल्ड आदमी है और उसने अगर बैंक से 1-2 लाख रुपए लोन लिया, उसकी किस्त नहीं दी जा रही तो उसके कुर्की के जो है आदेश आ गए। गाँव में जो किसान हैं उनका जो उन्होंने कृषि ऋण लिया था उसकी वो भुगतान नहीं कर पाए, तो आजकल सारे अमीर जो है बिजली का बिल ना जमा करने पर लॉकडाउन में नोटिस दिए जा रहे हैं, लोगों की बिजली काटी जा रही है, उसके लिए आगे आप सर क्या वो गलत है। कार्य करेंगे? हमने तो मुख्यमंत्री से मिले भी थे, हमने ये कहा था कि वनाधिकार आप बाद में लागू करना, पहले जब तक लोगों का काम धंधा नहीं चल रहा है उनके बिजली और पानी के बिल माफ़ कर दो। सर माफ़ भी तो कम से कम इसमें अगर छूट हो जाती है, कुछ टाइम दिया जाता उन लोगों को। नहीं, कुछ टाइम नहीं, उन तो बिल्कुल माफ़ होने चाहिए ना, ये हमारा अधिकार है। हम टेहरी बांध से 1400 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, उसमें 12.5% जो है बिजली हमको जो है राज्य को फ्री मिल रही है, और सरकार जो है उसका पैसा जो है लोगों से ले रही है, तो गलत है ना। सरकारें जो है उनको जो जन कल्याणकारी जो काम करने चाहिए वो तो कर नहीं रही है। सर एक सवाल ये है मेरा, जिस तरह उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में देखा जा रहा है कि आपस में गुटबाजी चल रही है, तो इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, इसमें आपका क्या कहना? नहीं देखिए, गुटबाजी हर जगह होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। उनके तो ये पूर्व जो वरिष्ठ मंत्री हैं और जिनका भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्थापित करने में बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने तो चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके उनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया। तो ऐसा नहीं है, घर में भी होती है, 4 भाई होती है, सबके अलग अलग मत होते हैं, लेकिन मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मुझे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत ही श्रेष्ठ सवाल किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस समय ये किशोर उपाध्याय की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जब जिम्मेदारी थी तो मैंने कोशिश की कि सबको साथ में लेकर के चलूँ।
तो जो अभी हमारे, तब चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तब चाहे हमारे CWC और जनरल सेक्रेटरी हैं AICC में, तब चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको समय की आवश्यकता को देखते हुए सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। साथ में आप कैसे लेकर के चलेंगे कि जो जिसका हक बनता है, जिसने जो काम किया है पार्टी के लिए, आप अगर उसको स्वीकार करेंगे और उसको सम्मान देंगे तभी जो है एकता बन सकती है। नहीं तो फिर खाली कि जी मैं बन जाऊं और इसलिए एकता बन जाएगी तो वो संभव नहीं है। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जो पहाड़ों पे से जो पलायन हो रहा है रोजगार के लिए, उनकी बेरोजगारी के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आने वाले भविष्य में अगर आपकी सरकार बनती है तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हमने जो वनाधिकार के जो 9 बिंदु हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन सब का उत्तराखंड की सारी समस्याओं का सब समाधान है। इसमें जो आज 2000 से ज़्यादा खाली हो गए हैं उसका भी समाधान है, जिससे व्यक्ति जो है गांव में रुक सके। उसमें हमने शिक्षा और जो स्वास्थ्य है उस पर भी कहा है कि भाई यहाँ के बच्चों को, तब चाहे वो IIT करना अगर चाहते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, MBBS में हो जाता है, तो सरकार को उनको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। उसी तरह से भगवान न करे किसी को गंभीर बीमारी हो, आपने हमारी जड़ी बूटियों पर कब्जा कर लिया। आज के दिन कोविड-19 में तो वो जड़ी बूटियाँ काम आ रही हैं, तो उनको निःशुल्क जो है वो चिकित्सा भी मिलनी चाहिए। और चिकित्सा क्षेत्र का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो जो ज़्यादा करके पलायन है वो रोज़गार की वजह से। अगर परिवार के एक सदस्य को आप वहीं रोज़गार दे देंगे, सरकारी रोज़गार, तो लोग वहाँ से क्यों भागेंगे? अगर वहीं पर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाएगी तो मेरे विचार से लोग पलायन नहीं करेंगे। पलायन तभी है जब, हाँ, एक तो मजबूरी का पलायन है और एक खुशी का पलायन है। मान लीजिए आपने कोई अच्छा बच्चा है जो जिसकी कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है और उसको जो है 1-2 लाख रुपए जो है डॉलर की नौकरी मिल जाती है तो खुशी जाएगा ना, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक आदमी अगर अपना जीवन चलाने के लिए पलायन कर रहा है तो वो सबसे बड़ी जो है हमारी त्रासदी है और हम उसको समाप्त करने का काम करेंगे। अगर गांव में ही उसको 15,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी तो क्यों जाएगा बाहर? गांव में ही उसके बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी, अच्छी शिक्षा, तो क्यों देहरादून दौड़ेगा? अगर वहीं पर इलाज की व्यवस्था हो जाएगा तो क्यों दौड़ेगा? तो ये 3 जो समस्याएं हैं उसका समाधान हमने वनाधिकार के जो बिंदु हैं उसमें हमने बहुत सोच समझ करके सब बातचीत करके दिया है। ओके। Audio Jungle. Audio Jungle.